नमस्कार साथियों. Today we are going to discuss about the institutionalism and new institutionalism. आज हम संस्थावाद के बारे में और नन संस्थावाद के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं. What is institutionalism और what is new institutionalism? अगर हम पीछे के व्याख्यान को अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जो मेजर अप्रोचेज हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टडी करने के तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने के उपागमों को वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स. 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं. पहला जो भाग मैंने बताया वो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं, परंपरागत उपागम है. दूसरा जो भाग है वो मॉडर्न अप्रोचेज हैं और थर्ड को हम डिवाइड करें तो कह सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच है. परंपरागत या शास्त्रीय उपागम, आधुनिक उपागम और समसामयिक उपागम. बेसिकली जो परंपरागत उपागम हैं वे उपागम एक ट्रेडिशन के रूप में, एक वर्णनात्मक एस्पेक्ट में, फिलोसॉफिकल कॉन्टेस्ट में, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट में, और हम कह सकते हैं कि वे प्रतिमान एक औपचारिक रूप में या जो लीगलिज्म जिसको आप कह सकते हो उसके रूप में अध्ययन करते हैं. दूसरे जो अप्रोचेज हैं वो इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने वाले ह्यूमन के रूप में, एक्टर के रूप में अध्ययन करते हैं. और तीसरे अप्रोचेज जो हैं उस बिहेवियर पर जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत उपागम संस्थान के बारे में अध्ययन करता है, लाइक राज्य के बारे में अध्ययन करता है. जैसा गॉर्डनर ने कहा भी है कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य पर आकर उसका अंत हो जाता है. अगर राज्य के मूल स्वरूप को देखें तो जो व्यक्ति है, उस राज्य को चलाने वाला जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राजा है, अलग अलग देशों में इसके विविध नाम हैं, अगर वो हम देखें तो हमें मालूम होता है कि वो व्यक्ति का व्यवहार हमें अध्ययन करना होगा और उसको हम अध्ययन करते हैं तो मॉडर्न अप्रोचेज में वो शामिल है. परंतु उसके बाद हमने ये देखा कि उसके व्यवहार पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है. उन कारकों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए. इट मीन्स कंटेम्प्रेरी अप्रोच है. तो ये 3 तरह के अप्रोच है: राज्य का अध्ययन करने वाला, राज्य को चलाने वाले व्यक्ति का अध्ययन करने वाले उपागम, और उस व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन करने वाले उपागम. अगर हम ये कहें कि जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है वह एक तरह से ओल्ड अप्रोच है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मॉडर्न अप्रोच है, बिहेवियरलिज्म मॉडर्न अप्रोच है, और जो कल्चरल थ्योरीज हैं, डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, ये सब कंटेम्प्रेरी अप्रोच है. इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं. जब हम संस्थावाद की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि संस्थावाद बेसिकली अरिस्टोटल से लेकर मॉरिस दुर्गेजर तक चलता है. ये संस्थाओं के बारे में अध्ययन करता है. जनरली अगर हम ये कहें, जैसा पहले व्याख्यान में बता दिया गया है, नव संस्थावाद को वापस लाता है परंतु उस अप्रोच को नहीं लाता. ये एम्पिरिकल स्टडी को शामिल करता है, नॉर्मेटिव स्टडी को शामिल करता है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट को शामिल करता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को शामिल करता है, और ये व्यक्ति के व्यवहार पर या संस्थाओं में जो कार्य करने वाले व्यक्ति उसके व्यवहार पर या संस्थाओं पर जो सांस्कृतिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है, उस प्रभाव का भी अध्ययन करता है. अब इस उपागम का उदय कब हुआ? सबसे पहली बात यह नव संस्थावादी उपागम नवीन उपागम है और इसका उदय 1980 के दशक में हुआ है. 1980 से 90 का दशक. जैसे तुलनात्मक राजनीति एक विषय के रूप में, एक सब फील्ड और ब्रांच के रूप में पॉलिटिकल साइंस में 1920-30 के दशक में उदय हुआ, ऐसे ही 1980 और 90 के दशक में नव संस्थावाद का उदय हुआ. नव संस्थावाद का जो जनक है वो 2 चिंतकों को माना जाता है. एक का नाम है जेम्स जी मार्च और दूसरे का नाम है जोहान्स पैडर ओल्सन. अमेरिकी राजनीति विचारक हैं जेम्स गार्डन मार्च और नॉर्वे के राजनीति शास्त्री हैं जोहान पैडर ओल्सन. दोनों को
नवसंस्थावाद का जनक कहा जाता है। इसी के साथ नवसंस्थावाद के जो 6 वर्जन हैं उनमें नॉर्मेटिव न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का जनक भी इनको कहा जाता है। तो नवसंस्थावाद 1980 और 90 के दशक के बीच में उदित हुआ। ये एक ऐसा अप्रोच था जो इंस्टीट्यूशनलिज्म को एक नए तरीके से डिफ़ाइन और रीडिफ़ाइन कर रहा था, जहां हमें इंस्टीट्यूशन के कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन करना था। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं। पहला एक आर्टिकल है जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के जर्नल में पब्लिश हुआ, उसका नोमेनक्लेचर है द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कोलन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ। जो राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन में संगठनात्मक तत्वों का क्या प्रभाव है, ये आर्टिकल 1984 में जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओल्सन के द्वारा लिखा गया। 2 अन्य रचनाएं। पहली है रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन है, उसकी रीडिस्कवरिंग करने की बात है। ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में वो एक बेस है ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक। और तीसरी है कि जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है, स्टेट जो न्यू इमर्ज हुए हैं, नया स्ट्रक्चर क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशन का प्रभाव क्या है, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है, तो मेरे जो अन्य व्याख्यान है, इस नाम से एक टाइटल मैंने बनाया, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। क्या इन तीनों टर्मों में अंतर है और वो क्या है, ये पूरा व्याख्यान मैंने उस पर रिकॉर्ड किया है। यू कैन सी दैट वीडियो और लेक्चर। तो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं जिन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को पॉपुलर किया। अब न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की हम बात करें तो इसके हमें 6 वैरायटीज़ और स्वरूप देखने को मिलते हैं कि नवसंस्थावाद कहाँ कहाँ हमें दिखाई देता है, किस किस स्वरूप में दिखाई देता है, इसके मुख्य प्रकार क्या हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो थ्योरी है वो राजनीति विज्ञान पूरा ही इंस्टीट्यूशनलिज्म में है, क्योंकि राज्य ही सब कुछ है। जैसा अरिस्टोटल ने कहा कि राज्य नगरों का, ग्रामों का समुदाय है, वह व्यक्ति का, या प्लेटो ने का इसने बृहत स्वरूप बताया और वह व्यक्ति से पहले है राजनीतिक चिंतन के स्वरूप में। तो ये सब चीज़ें राजनीति विज्ञान के जनक ने कही। अरस्तु से लेकर हम अल्थुसियस तक चलते हैं, जब और हम सिसरो की बात करते हैं, पोलिबियस की बात करते हैं, मैकियावेली की बात करते हैं, जीन बोंदा की बात करते हैं, मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, हरमन फाइनर की बात करते हैं, डी टाकविले की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम जो लॉर्ड ब्राइस है उसकी बात करते हैं, वुडरो विल्सन की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लिखने वाले कार्ल फ्रेडरिक है उसकी बात करते हैं। ये सब जो दुर्वर्जर है, मिचेल्स है, ये सब क्या है, बेसिकली इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी के मुख्य प्रवक्ता हैं। और जब हम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं तो उसको अलग अलग इफेक्ट को अलग अलग स्वरूप में दर्शाया गया है। पहला जो स्वरूप हम देखते हैं तो वह है व्यवहारवादी एवं तार्किक चयन नव संस्थावादी। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म को जो प्रभावित किया या बदलने की वकालत की वह था व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। इसने कहा कि हमें संस्थाओं का नहीं, राज्य का नहीं, अभी तो संस्थाओं में और राज्य में जो काम करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति, इसका मतलब है कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नहीं, अभी तो हमें पॉलिटिकल जो एक्टर्स है उस एक्टर्स का अध्ययन करना चाहिए। राजनीतिक जो अभिकर्ता है उसे राजनीतिक अभिकर्ता का अध्ययन करना चाहिए और उस राजनीतिक अभिकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। ये व्यवहारवादियों का जैसे नाम है, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, यू कैन से। दूसरा कि इसके व्यवहार को इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में देखा गया, या जिसमें एडम स्मिथ की हम बात करें, मोल्थस की बात करें, एंथनी डाउन्स की बात करें, जिन्होंने कहा कि ह्यूमन इज ए रैशनल क्रिएचर और इकोनॉमिक क्रिएचर। आर्थिक मानव की संकल्पना आई, अरिस्टोटल ने राजनीतिक मानव माना, यहाँ शास्त्र ने उसको इकोनॉमिक क्रिएचर माना है। और वो उसकी जो रैशनलिटी की प्रेफरेंसेस होती हैं, उसकी यूटिलिटी की प्राथमिकताएं होती हैं, वो प्राथमिकताएं औपचारिक और सबसे बाध्य नहीं है। उन प्राथमिकताओं से वो
उन प्राथमिकताओं का बुद्धि के साथ चयन करता है। देखिए यहाँ तार्किक और चयन है। तो नवसंस्थावाद ये बताता है कि इन संस्थाओं में काम करने वाला व्यक्ति जो व्यवहार करता है, जो पॉलिटिकल एक्टर्स है अभी करता है, वो इकोनॉमिक एलिमेंट से प्रभावित होता है और वो इसलिए अपनी व्यवहार की सीक्वेंस और प्रेफरेंसेस और प्राथमिकताएं तय करता है। उसके हिसाब से व्यवहार करता है कि उसको मार्जिनलिटी ज़्यादा चाहिए, अंतिम पैसे में ज़्यादा वो बेनिफिट चाहता है। तो ये एक बदलाव था जिसने इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी को बहुत पीछे धकेला और व्यवहारवाद और तार्किक चयन नवसंस्थावाद को डिजाइन किया। परंतु ये देखा गया कि व्यक्ति के राजनीतिक संस्थान के व्यवहार का अध्ययन किया और तार्किक चयन का अध्ययन किया तो हमें मालूम हुआ कि केवल उसका जो व्यवहार है वो केवल इकोनॉमिक फैक्टर से नहीं होता, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, अदर इकोलॉजी के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो उनके बारे में भी हमें अध्ययन करना चाहिए। दूसरा जो स्ट्रक्चर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का है वो है नॉर्मेटिव न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अगर मानकात्मक नवसंस्थावाद की बात करें तो इसके मुख्य प्रतिपादक मार्च और ऑलसेन को माना गया है। वो कह रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशंस के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं। हर कंट्री के, हर राज्य के, हर पॉलिटिकल कम्युनिटी की किसी भी प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की कुछ वैल्यूज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं। इन पर ही वह संस्थान काम करता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो राज्य व्यवहार कर रहा है उस राज्य ने अपने कौन से मानक तय कर रखे हैं। लाइक अगर हम ये बात करें कि इस समय ईरान में जो सितंबर माह से बुर्के पर प्रतिबंध या हम कह सकते हैं कि वुमेंस लिबर्टी का जो मूवमेंट चला, अब तक लगभग 13,000 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पिछले 2-2.5 महीने में। लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 100 से अधिक बच्चे भी मारे गए हैं और प्रोटेस्ट अब कंटिन्यूसली चल रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप में भी हमें ये देखने को मिला, जब ईरान की टीम फुटबॉल खेल रही है तो उसके बाद उनकी जो साइलेंस था वो भी हमें देखने को मिला कि किस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं कि दुनिया भर के राष्ट्रों की तरफ से, ह्यूमन सोसाइटी की तरफ से उनकी मूवमेंट का सपोर्ट किया जाना चाहिए और महिला स्वतंत्रता जो है उस पर, या महिला अधिकार जो है वो पैरवी करें और उनको मिलनी चाहिए। अब ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम को और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमें उस पॉलिटिकल सिस्टम के नॉर्म्स को समझना होगा कि वो स्टेट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो वुमन लिबर्टी या राइट्स क्यों नहीं देना चाहता है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को क्यों बरकरार रखना चाहता है। ये नॉर्म्स, स्टेट के नॉर्म्स हमें समझने होंगे। तीसरा जो है वो आनुभाविक नव संस्थावादी उपागम है। एगस्टर्न और एस्टर्न इसके मुख्य समर्थक हैं, जिनको आनुभाविक संस्थावाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इनका ये मानना है कि हमें उन एलिमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए जिनका हम एम्पिरिकल स्टडी कर सकते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमें अनुभव करना होगा उस राज्य के बारे में, उन संस्थानों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हैं, सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक डाटा का यूज़ कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन नॉर्म्स को हमें पहचानना होगा, उन नॉर्म्स का अध्ययन करना होगा, तब हमें मालूम होगा कि संस्था का व्यवहार किस तरह से चल रहा है और कैसे प्रभावित है। चौथा जो स्वरूप है, वर्जन है, वो है ऐतिहासिक नव संस्थावादी। ये इंस्टीट्यूशनलिज्म या संस्थागतवाद, परंपरागत संस्थावाद के अधिक नज़दीक है। इसका मानना है कि हमें स्टेट का बिहेवियर समझने के लिए, उसके एक्टर्स का बिहेवियर समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को समझना होगा, उसके पास्ट को समझना होगा। लाइक हम बात करें कि इंडियन सोसाइटी को समझना चाहता है कोई, सोशल ऑर्डर को समझना चाहता है, हिंदू या ब्राह्मण सोशल ऑर्डर को समझना चाहता है, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, तमाम तरह की जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को समझना होगा। उसके बाद वैदिक जो साहित्य या भावनात्मक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य आप कह सकते हो, उस साहित्य, काल्पनिक साहित्य है, उसको समझना होगा। उसके बाद आप वर्तमान भारत की राजनीति में जो धर्म की भूमिका है, रिलीजन के रूप में कास्ट की भूमिका है, लैंग्वेज की भूमिका है,
मनी की भूमिका है, रीजन की भूमिका है, वोकल की भूमिका है, प्रिंट मीडिया की भूमिका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका है, सोशल मीडिया की भूमिका है, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स की भूमिका, इन सब को हम समझ सकते हैं। तो जो संस्थान है उनका विकास कैसे हुआ, संसद का विकास, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्टेट और स्टेट क्राफ्ट की जो इंस्टीट्यूशन हैं उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को फाइंड आउट करना, वी कैन से दैट इज known as historical institutionalism. Then, number fifth is sociological institutionalism. एम.आई. दुखिम है, इनका ये मानना है, जो समाजशास्त्री के रूप में, या हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर है, उनका ये मानना है कि हमें सोसाइटी को समझना होगा. इट मीन्स दिस अप्रोच, सोशियोलॉजिकल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, इज रिलेटेड टू the study of relationship between the society and state. जो राज्य और समाज है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप का हमें स्टडी करना होगा. समाज का राज्य पर क्या प्रभाव है, तब हम न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के माध्यम से इस संस्थावाद की समझ सकते हैं. लास्ट जो छठवां वर्जन वो इंटरनेशनल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एनवायरनमेंट है उसका किसी राज्य पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके एक्टर्स पर कितना प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिकल एक्टर्स, फॉर्मल एक्टर्स, नॉन फॉर्मल एक्टर्स, या स्टेट नॉन स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का योगदान है, यूनेस्को की भूमिका है, यूएनओ की भूमिका है, सुरक्षा परिषद की भूमिका है, जो कृषि और संगठन है, फूड उद्योग संगठन है, खाद्यान्न संगठन है, उसकी क्या भूमिका है, गेट की क्या भूमिका है, तमाम तरह के वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका है, एशियन डेवलपमेंट की क्या भूमिका है, तमाम तरह की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, लाइक जैसे यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है तो नाटो की क्या भूमिका है, इसको समझने के लिए हमें इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी. तो इस तरह से 6 तरह के उपागम हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि जो नव संस्थावाद है वह नव संस्थावाद एक तरह से एक ऐसा उपागम है जो जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओल्सन के द्वारा शुरू किया गया है, और उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो नया अप्रोच है उस अप्रोच को जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ने में इनके द्वारा सहायता की गई है जो हमें एक नए अप्रोच से अभिभूत कराते हैं. तो ये था न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म. नए व्याख्यान में हम पढ़ेंगे डेविड का सिस्टम अप्रोच. तो व्याख्यान सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.